आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल पर। सबसे पहले हम बात करते हैं द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ईएमएफ और सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमने +1 में 11th क्लास में स्टडी किया था। ऐसी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं उन्हें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, और जो सिस्टम में सबस्टेंसेस है, मैटर है, उसके अमाउंट पर डिपेंड करती हैं उन प्रॉपर्टीज को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ईएमएफ जो सेल का है वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता सिस्टम के, दैट इज सेल के अंदर जो अमाउंट हमने लिए हुए मैटर के उस पर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और आप इसमें कह सकते हो इट डिपेंड्स एट नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। जो हमने इलेक्ट्रोड कपल बनाया है, रिडॉक्स कपल, उस पर डिपेंड करता है। ऑन द अदर हैंड, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है बेटा, वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट इज ये अमाउंट्स पर डिपेंड करती है। और वो हम लोग जानते हैं डेल्टा जी के बारे में। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड लेके चलेंगे तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और हम यहाँ पर सेल पोटेंशियल भी यूज कर सकते हैं। गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इलेक्ट्रोड पर या कंप्लीट सेल में ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर चेंज कर लेंगे। अब हम इसके आगे बात करें कुछ रिएक्शंस। +1 में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टडी की। यहाँ पर हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए वो नेचर ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है इंपोर्टेंट आपके लिए। आप एक कंसिडर कीजिए कि इफ फॉर अ रिएक्शन, किसी एक रिएक्शन है हमारे सामने A + B फॉर्मिंग C + D, और इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K। तो उस कंडीशन में आपसे अगर पूछा जाए देन फॉर C + D फॉर्मिंग A + B के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो +1 में हमने प्रूव किया था कि ये फॉर्मर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इनवर्स के बराबर होगा। अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करके लिखते हैं तो नई रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इनवर्स के इक्वल होता है। ये हम प्रूव कर चुके हैं बेटा। और इसी तरह से हमने एक बात और भी प्रूव की थी, एंड अगर मैं किसी रिएक्शन में कंप्लीट किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज कोफिशिएंट्स जो हैं वो इसके मैं चेंज कर दूं रिएक्शन के A टाइम्स, तो उस केस में जो रिएक्शन हमारे सामने आएगी उस नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उस पहली रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर A, दैट इज कोफिशिएंट जो आपने मल्टीप्लाई किया है उसके पावर A के बराबर होगा। अगर मैं इन्हीं रिएक्शंस में, इन्हीं प्रॉपर्टीज में अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात करूं, तो अगर इस पहली रिएक्शन के लिए कंप्लीट रिएक्शन है तो इसके लिए
स्टैंडर्ड ईएमएफ दैट इज ई ऑफ सेल अगर E1 है, E1 वोल्ट, तो रिएक्शन को रिवर्स करने पर, रिएक्शन को उल्टा लिखने पर जो नया स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल होगा इस रिएक्शन के लिए, वो क्या होगा, न्यूमेरिकली पहले के बराबर होगा, बट साइन उसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जो रिएक्शंस जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा था अब वहां रिडक्शन होगा, और जहां रिडक्शन हो रहा है वहां पर अब ऑक्सीडेशन। और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड SRP और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP आर न्यूमेरिकली इक्वल फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, सिर्फ वो साइन के अकॉर्डिंग अपोजिट होते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर मैं किसी रिएक्शन को 8 टाइम्स कर देता हूं, दैट इज कोफिशिएंट के से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूं कंप्लीट वैल्यू को, तो यहाँ पर ई नॉट ऑफ सेल जो नई रिएक्शन का होगा इसका, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पहले वाली वैल्यू E1 वोल्ट के बराबर ही होगा, बिकॉज स्टैंडर्ड ई नॉट ऑफ सेल और इलेक्ट्रोड दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ईएमएफ इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए रिएक्शन को आप लोग 10 टाइम्स करो, 5 टाइम्स करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, इसके आगे हम एक और फर्दर करेक्टर यहाँ पे इक्विलिब्रियम के टाइम पर स्टडी किया था रिएक्शंस का, हम उसे यहाँ पर एक बार फिर स्टडी करते हैं, तो आप वहां पर उसे ऑब्जर्व करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोगों ने स्टडी किया था कि अगर कोई एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है A+B फॉर्मिंग C और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, एक और रिएक्शन है जहां पर A इज रिएक्टिंग विद C एंड यहाँ पर प्रोडक्ट इज D, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, और एक और रिएक्शन कहते हैं वेयर D इज रिएक्टिंग विद B और E, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 है। अगर हमें ये पता हो कि हमारे पास ये 3 रिएक्शंस हैं और इन तीनों रिएक्शंस को ऐड करने पर अगर मुझे कोई एक और रिएक्शन मिल रही है, अगर आप इसे ऐड करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि D और D, C और C दोनों जो हैं वो आपके लेफ्ट हैंड राइट हैंड में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर टोटल जो होगा वो होगा 2A, A plus A, 2A plus B plus B, that is 2B फॉर्मिंग E। इस नई रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ये हमने +1 में पढ़ा था। इफ अ रिएक्शन इज सम ऑफ 2 और मोर देन 2 रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस और स्टेप्स, then equilibrium constant of the overall reaction is equal to the product of equilibrium constants of all the steps, that is K1 into K2 into K3। ये हम लोगों ने +1 में स्टडी किया, प्रूव भी किया था। अब इसी पॉइंट को हम आगे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ईएमएफ और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के एंगल से देखें। अगर इस पहली रिएक्शन के लिए जो चेंज है, क्योंकि जब भी कोई चेंज है तो इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सपोज कीजिए इसका स्टैंडर्ड जो आपका सेल पोटेंशियल है इसका वो है E1, फॉर द सेकेंड रिएक्शन इट इज E2 एंड फॉर द थर्ड रिएक्शन इज E3। एंड नाउ मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, E नॉट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन इज व्हाट, ये कितना होगा? तो जिस तरह से हमने यहाँ पर ये प्रूव किया था कि ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हर स्टेप के, सारे स्टेप्स के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ऐसा कुछ हम E नॉट ऑफ सेल दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ईएमएफ के लिए नहीं बोल सकते, बिकॉज वापस फिर वही कहानी है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, नेचर पर डिपेंड कर रही है और हर बार नेचर यहाँ पर इन रिएक्शंस में चेंज हो रही है। बट हम लोगों ने एक बात जरूर पढ़ी थी,
और मैं उसी को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, वो ये था कि अगर मैं कोई चेंज कई स्टेप्स में कर रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अगर हर चेंज में एनर्जीज का चेंज है वो आपका आप मेजर कर लेते हो, और आप अगर इसी चेंज में सेम चेंज इनिशियल टू फाइनल आप एक ही स्टेप में करते हो, तो एक ही स्टेप में हुआ एनर्जी का चेंज इसके सारे स्टेप्स में हुए एनर्जी चेंजेस के एलजेब्रिक सम के बराबर होगा। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, इसको एक नाम दिया था हेस लॉ। तो मैं यहाँ पर एनर्जी कंसेप्ट यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का यूज करूंगा। अगर मुझे ई नॉट मालूम है, स्टैंडर्ड ईएमएफ मालूम है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे पता है, तो मैं उस केस में यहाँ पर डेल्टा जी हर स्टेप का कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है डेल्टा जी नॉट इस पहली रिएक्शन के लिए सपोज कीजिए G1 है, दूसरे स्टेप के लिए डेल्टा जी नॉट आपका G2 है, और थर्ड रिएक्शन के लिए गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा G3 है। तो उस केस में टोटल जो फ्री एनर्जी चेंज हुआ है, ये ओवरऑल फ्री एनर्जी चेंज जो रिएक्शन है इसमें इन सबके सम के बराबर होगा। ये हेस लॉ है, डेल्टा जी नॉट 3। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये बात आपको स्पेशली याद रखनी है कि यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी ओवरऑल रिएक्शन के लिए फ्री गिव्स स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू द सम ऑफ standard free energy changes of its all steps or of its all elementary reactions। इन सारी reactions के इन steps के standard free energy changes का sum इस overall reaction के standard free energy change को बताता है। Is that clear guys? लेकिन standard free energy change हम कैसे कैलकुलेट करें? तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करने के लिए अभी हमने यहाँ पर देखा थोड़ी देर पहले, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। एफ फेराडे कांस्टेंट है, ई नॉट हमें यहाँ पर मेंशन है हर स्टेप का, सिर्फ हमें क्या पता होना चाहिए, एन। एंड व्हाट इज एन हियर? एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज इन द रिएक्शन फ्रॉम one compound to another, that is from reducing agent to oxidizing agent। तो अब ये सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पहले स्टेप में N1 हो रहे हैं, दूसरे स्टेप में N2 इलेक्ट्रॉन्स चेंज हुए, और थर्ड स्टेप में N3 इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, और इस ओवरऑल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं वो है N। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन ओवरऑल रिएक्शन। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इन्हें फॉर्मुलेट करूं तो आप लोग समझ सकते हो, डेल्टा जी नोट को मैं मेंशन कर सकता हूं इस पहली रिएक्शन के लिए, माइनस एन। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, एफ फेराडे कांस्टेंट, एंड ई नोट ऑफ सेल। मैं इस फॉर्मूले डेल्टा जी नोट की जगह पर माइनस एन एफ ई नोट पुट कर सकता हूं, इज इक्वल्स टू डेल्टा जी वन नोट, दैट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ फर्स्ट स्टेप के लिए मैं माइनस N1 number of electrons in first step into F into standard EMF of first reaction, that is E1, plus, and similarly for delta G2 minus number of electrons, Faraday constant, and standard EMF of the second step, plus for delta G3 minus NFE, that is minus number of electrons N3 F, and standard potential E3, which is mentioned here। Is that clear guys? यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा पार्ट इरेज करके इसको आगे कंटिन्यू करूं तो आप यहाँ पर समझ सकते हो। I am erasing few part of the screen, and here we can formulate
सो गाइस, अगर मैं इस कंप्लीट इक्वेशन में माइनस एफ माइनस एफ माइनस एफ माइनस एफ अगर यहां से कॉमन लेकर के देखूं तो ये कंप्लीट रिएक्शन में डिवाइड करने पर कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनल मेरे पास जो इक्वेशन बचेगा वो होगा एन ई नॉट ऑफ सेल, जो मुझे यहाँ पर पूछा गया था, जो मुझे यहाँ पे स्टडी करना था, ये कितना होगा। और इसके बाद में इज इक्वल्स टू, हियर इज N1E1 and then plus N2E2 and then plus N3E3. What is E1, E2 and E3? Standard electrode potentials or standard EMF of all the steps given in the question. So guys, what is E naught of cell? Final E naught क्या होगा अब इसके लिए? E naught of cell is equal N1V1 plus N2E2 plus N3E3 divided by N, where N1, N2 and N3 are the number of electrons exchanged in each step and N is the number of electron exchanged in overall reaction. ये थोड़ा आप याद रखें, इसको एक और अलग तरीके से हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हर स्टेप के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का सम, इनके मल्टीप्लाई करने के बाद मिल जाएगा इसका सम, दैट इज समेशन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ओवरऑल रिएक्शन। ओके गाइस, इसके ऊपर हम एक दो एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आप समझ सकें कि आखिर ये क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह से हमसे पूछे जाते हैं, हम किस तरह इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट या सॉल्व कर सकते हैं। सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट नाउ। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ standard electrode potential of Cu2 plus oblique Cu is x volt and the standard electrode potential of electrode Cu plus oblique Cu is y volt, then what will be standard reduction potential of electrode E naught Cu2 plus oblique Cu plus? ये क्वेश्चन हमारे सामने है। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में हमें ये देखना है कि ये प्रोसेस या ये चेंज किस तरह से हो रहा है इलेक्ट्रोड पर। तो हम इन इलेक्ट्रोड्स को मेंशन कर सकते हैं और इन्हें मेंशन करने के लिए मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ सॉल्यूशन को, मैं पहले इलेक्ट्रोड की रिएक्शंस को मेंशन कर सकता हूं, Cu2 प्लस गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू Cu by accepting 2 electrons, and E naught of this cell is x volt. For the second electrode, Cu plus is reduced into Cu by getting 1 electron, and the standard electrode potential E naught of this electrode is y volt. We have to find out the standard electrode potential of electrode Cu plus to Cu plus, and the reaction is Cu plus getting 1 electron and changing into Cu plus. इस इलेक्ट्रोड के लिए मुझे ई नॉट पता करना है, तो हम यहाँ पर इसको कैसे समझ सकते हैं? अभी हमने जो देखा कि अगर 2 रिएक्शंस या 2 से ज्यादा रिएक्शंस का सम करने पर हमें कोई एक ओवरऑल रिएक्शन मिलती है, तो उस रिएक्शन के लिए हम ई नॉट डेल्टा जी के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने उसके लिए फॉर्मूला भी बनाया, फॉर्मुलेट भी किया। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मुझे इन दोनों रिएक्शंस को आपस में इस तरह ऐड करना है, चेंज करके, कि इन रिएक्शंस को ऐड करने पर मुझे वही रिएक्शन मिल जाए जिसका मुझे ई नॉट, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर?
तो यहाँ पर मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इसके लिए जो पहली रिएक्शन है उसको तो मैं एज इट इज लिखता हूँ, क्योंकि मैं जो रिएक्शन चाह रहा हूँ उसमें Cu2+ लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स Cu, और इसके लिए मैं E0 की वैल्यू भी लिख लेता हूँ x वोल्ट। लेकिन अगर मैं इसमें सेकंड इक्वेशन को रिवर्स करके लिखूं, Cu changing into Cu+ by releasing 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस रिएक्शन के लिए अब जो E0 होगा, मैंने बताया अभी आपको, जब हम रिएक्शन को किसी भी स्टेप को रिवर्स करते हैं पूरी रिएक्शन को, तो उसका जो EMF है वो नेचर अपोजिट होने की वजह से साइन अपोजिट हो जाएगा -y वोल्ट। बट ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए रिएक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से किसी एक एग्जैक्ट वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करता हूं, तो आप इनको ऐड करने पर देखोगे कि Cu लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। Cu2+ यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन आप ये माइनस करोगे राइट हैंड साइड वाला इधर आके, तो ये बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, और यहाँ पर रिमेनिंग है वो है Cu+। दैट इज इन दोनों स्टेप्स को ऐड करने पर आपको जो रिएक्शन मिल रही है, उसी रिएक्शन का आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा गया है क्वेश्चन में। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पर अपना कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन का अगर मुझे स्टैंडर्ड EMF निकालना हो, तो अभी हमने फॉर्मुलेट किया डेल्टा G की हेल्प से, और वो क्या था, हम इसको अब यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू N1 E1 प्लस N2 E2। 2 स्टेप है यहाँ पे, हम 2 बार लिखेंगे, अगर 3 होते तो N3 प्लस E3, सॉरी N3 into E3, और स्टेप होते 4 तो प्लस N4 E4 प्लस N5 E5 एंड सो ऑन। हियर देयर आर ओनली 2 स्टेप्स, डिवाइड बाय n। हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया था आप लोगों से कि व्हाट इज N1 एंड N2 एंड n। N1 is the number of electrons in each step, here N1 is 2, and number of electron exchange in this reaction, जिसको मैंने N2 का है सेकंड स्टेप के लिए, it is 1। ये आपको दिख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन हियर, 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर, और यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन जो है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड इज 1। मैं इन वैल्यूज क्या पुट करता हूं, तो आपको मिलेगा N1 is 2, E1 is x प्लस N2 is 1 into E2 is -y volt now, -y divide by what is n is 1। आप इसको यहाँ लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू 2x - y वोल्ट। ये फाइनल आंसर हुआ। व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड EMF of or electrode potential of this electrode? The standard electrode potential of this electrode is 2x - y volt। अगर आपके क्वेश्चंस में x और y की न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो आप उनको पुट करके फाइनल आंसर निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? यहाँ पर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी पर थोड़ा उसे क्विक करेंगे अब। तो द नेक्स्ट एग्जांपल इज, if Fe3+ plus 3 electrons changing into Fe, E standard for this electrode, that is electrode potential भी आप कह सकते हो इसको, तो मैं यहाँ पे सिर्फ E0 ही लिख रहा हूँ। The standard EMF for this electrode E0 is x volt। For Fe2+ getting 2 electron and changed into Fe, for this electrode standard potential is y volt। Then for the electrode Fe3+, Fe2+, which is getting changed into Fe2+ by taking 1 electron, for this electrode, what is the value of electrode potential? That is E0।
तो आप ये देख रहे हो कि आपके सामने जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वहां पर इलेक्ट्रोड्स बने हुए आ सकते हैं, तो आप उन्हें रिएक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। और अगर रिएक्शन ही आपके सामने गिवन है तो एक स्टेप आपके लिए इजी हो गया। अब यहाँ पर आप इसमें थोड़ा सा अपना IQ यूज करें, और वो क्या है कि अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस में इस सेकंड रिएक्शन को रिवर्स करके फर्स्ट रिएक्शन में ऐड करता हूं तो मुझे लेफ्ट हैंड में Fe3+ मिल जाएगा, राइट हैंड में ये रिवर्स करके उल्टा लिखने पर Fe2+ मिल जाएगा, और यहाँ पर Fe और Fe रिवर्स करने पर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे या एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मुझे वो रिएक्शन मिल जाएगी जिसका मुझे E0 पता करना है। और फिर हम यहाँ कंसेप्ट यूज कर देंगे कि अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्शंस का सम करने पर कोई एक ओवरऑल रिएक्शन मिलती है तो उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम डेल्टा जी के कंसेप्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज E0 is equals to N1E1 plus N2E2 plus N3E3 and so on divided by N। तो मैं यहाँ पर वही एक बार लिखता हूँ, सॉल्यूशन आप देखें, हम इसमें दिमाग किस तरह से लगा लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे E0 is equals to N1E1 plus N2E2 divided by N। अब यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ what is N1 here? N1 is number of electrons taking part or getting exchanged in first step are 3 electrons. So N1 is 3 into what is E1? E1 is X volts, so into X plus what is N2 here? N2 is number of electrons in second reaction, so 2 into what is E2? E2 is the electrode potential of reaction which is added in first reaction to find or to obtain overall reaction। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को रिवर्स करके ऐड करना पड़ेगा इस फर्स्ट रिएक्शन में। जब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो उस रिवर्स रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 जो है वो हो जाएगा -y। तो इस तरह से आप कुछ स्टेप्स डायरेक्ट करना आप सीखें, ये -y हो जाएगा डिवाइड बाय ओवरऑल रिएक्शन जिसके लिए मुझे E0 फाइंड करना है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, सो n is 1, so n is 1, that is the final answer। E0 or standard electrode potential of the third electrode for this is equals to 3x minus 2y। It is answer। Okay guys, and now एक हम छोटा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जिसको हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने बताया था आपको जब हमने गैल्वेनिक सेल की मैकेनिज्म को स्टडी किया तो वहां पर हमने एक सॉल्ट ब्रिज यूज किया था। हम उस सॉल्ट ब्रिज में कुछ बातें याद रखते हैं यहाँ पर, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर प्रिकॉशंस इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। जब हम सॉल्ट ब्रिज बनाएं तो हमें उसके बनाने में कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं। वो प्रिकॉशंस क्या हैं? सॉल्ट ब्रिज तो हमने पढ़ लिया था, एक यू ट्यूब की, एक यू शेप की एक ट्यूब लेते हैं जिसके दोनों एंड्स पर हम कॉटन प्लग लगा करके उसके अंदर एक सेमी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एक सॉल्ट का सॉल्यूशन भर देते हैं, जिससे जब करंट फ्लो होती है तो दोनों हाफ सेल्स में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जब चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के आने, आयंस के आने या डिपॉजिट होने की वजह से, तो उन चार्जेस को न्यूट्रल करने के लिए अपोजिटली चार्ज आयन सॉल्ट ब्रिज में से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर एंटर करते हैं और दोनों सॉल्यूशंस की न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखते हैं, जिससे सेल अपना काम कंटिन्यूअसली करता रहता है। तो ये सारी बात हमने पढ़ ली थी, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, और हमने क्या इसमें फिल करना था, किस तरह से मूवमेंट होता है इसका। बट नाउ यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें
तो सबसे पहला प्रिकॉशन ये है कि जो हम सॉल्ट फिल कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज में, उससे जो दोनों आइंस हमें मिल रहे हैं, जिनमें एनाइंस एनोड वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में और कैटाइंस कैथोड हाफ सेल वाला जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक, उसमें मूव करते हैं, एंटर करते हैं दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए। तो जो सॉल्ट के दोनों आयंस कैटाइंस और एनाइंस मूव कर रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में, उन दोनों आयनों की मोबिलिटी बराबर होनी चाहिए, स्पीड बराबर होनी चाहिए। अगर उन आयंस की मोबिलिटी बराबर नहीं होगी तो जैसा कि लिक्विड जंक्शन पर मोबिलिटी डिफरेंस की वजह से आयंस की स्पीड अलग अलग होने की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ था जिसको हमने लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहा था, वैसी ही प्रॉब्लम हमें सॉल्ट ब्रिज लगाने पर भी अगर फेस करनी पड़ती है तो सॉल्ट ब्रिज लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इससे बेटर तो ये था कि हम दोनों हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को डायरेक्ट एक ट्यूब के थ्रू जोड़ देते, बट उस ट्यूब में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ जिसकी डायरेक्शन सेल पोटेंशियल के अपोजिट होती है, जिसकी वजह से सेल पोटेंशियल कम हो जाता है, ईएमएफ सेल का कम होता है। उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया है। तो इससे क्लियर होता है कि सॉल्ट ब्रिज की वजह से ये अपोजिट पोटेंशियल लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जैसा पोटेंशियल क्रिएट नहीं होना चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट है उसके दोनों आयंस की मोबिलिटी सेम हो, दोनों सेम टाइम पर सॉल्यूशंस में एंटर करें। तो फर्स्ट प्रिकॉशन इज द मोबिलिटी ऑफ आयंस। हम एक ऐसा सॉल्ट सेलेक्ट करेंगे जिसके आयंस की मोबिलिटी ऑफ सॉल्ट यूज्ड और फिल्ड इन सॉल्ट ब्रिज, जिसको हमने सॉल्ट ब्रिज में फिल किया है, should be equal और ऑलमोस्ट इक्वल। अगर डिफरेंट आयंस हैं तो 100% मोबिलिटी सेम हो ये भी जरूरी नहीं है, तो ऑलमोस्ट इक्वल भी चलेगा, बट कोशिश ये करें जहां तक पॉसिबल हो इक्वल लिए। तो यहाँ पर आपको पहला प्रिकॉशन क्या याद रखना है, जो सॉल्ट आप फिल कर रहे हो सॉल्ट ब्रिज में उसके आयंस की मोबिलिटी दैट इज स्पीड वो इक्वल होनी चाहिए, जिससे कि कोई अपोजिट पोटेंशियल जनरेट ना हो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ मोबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल लूं कि ऐसे कौन कौन से सॉल्ट्स हैं, तो कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं स्टैंडर्ड। जैसे एक एग्जाम्पल है KCl, एक हम ले सकते हैं यहाँ पर KNO3, एक है NH4NO3 एटसेट्रा। ये जो इसमें आयंस हैं इनमें K+ और Cl- का दोनों की मोबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। K+ और NO3- नाइट्रेट आयन की मोबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, और NH4+ और NO3- की मोबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। अगर ऐसा और भी कोई आपको सॉल्ट मिलता है जिसके कैटाइंस और एनाइंस की मोबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल हो तो आप उनका यूज भी सॉल्ट ब्रिज में कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक और प्रिकॉशन है, जब आप ये सॉल्ट यूज करें सॉल्ट ब्रिज में तो इस बात का भी ये ध्यान रखें कि ऐसा कोई आयन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मूव नहीं करे जो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के जो इफेक्टिव आयंस हैं जिनकी कंसंट्रेशन चेंज होने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल चेंज होता है, ऐसे आयंस के साथ में जाकर वो प्रेसिपिटेट बनाकर डिपॉजिट ना हो जाए या गैस बनाकर वहां से एस्केप ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वहां पर कंसंट्रेशन आयंस की चेंज हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल का सेल पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर इस बात को, इस चेंज को ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट से होने वाले वेरिएशंस को अवॉइड करने के लिए सॉल्ट ब्रिज में मुझे ऐसे सॉल्ट्स फिल नहीं करने चाहिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से रिएक्ट कर लें। तो यहाँ पर हम दूसरी बात ये कह सकते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल दें आपको कि अगर Ag/Ag+ का एक एनोड है मेरे पास
या ये कह दीजिए कि एक एनोडिक कंपार्टमेंट पर Ag प्लस एक्वस सॉल्यूशन है इसका, ये एनोडिक हाफ सेल और एनोडिक कंपार्टमेंट और वेसल भी बोल सकते हो आप लोग, वो पार्ट। जो एनोड वाली वेसल है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस है उसमें Ag प्लस आयंस हो, तो उस केस में अगर आपने सॉल्ट ब्रिज में KCl यूज कर लिया तो उस केस में Cl माइनस एनोड कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो आयंस मूव करते हैं फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज वो एनाइंस होते हैं, क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ड्यूरिंग सेल रिएक्शन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से एनाइंस एंटर करेंगे, तो ये Cl माइनस कहां से एंटर करेंगे, फ्रॉम सॉल्ट ब्रिज। और जब ये यहां से एंटर करेंगे तो Ag प्लस और Cl माइनस दोनों जो है इनका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत कम होता है, दैट इज AgCl बन के ये प्रेसिपिटेट बना देगा, दैट इज डिपॉजिट हो जाएगा। इसके डिपॉजिट हो जाने की वजह से सॉल्यूशन में Ag प्लस आयंस जो हैं इनकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी, और अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो सेल रिएक्शन का रिएक्शन क्यूसेंट क्यू चेंज होगा, या ये कह दीजिए कि उस सेल का सेल पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, और जैसे जैसे ये डिपॉजिट होना शुरू होगा वैसे ही यहाँ पर सेल पोटेंशियल के चेंज होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। सो दैट इज व्हाई टू अवॉइड द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस वी शुड अवॉइड सच salts like KCl एंड ये ऑब्जर्वेशन हमें कहां से मिलेगा, ये स्टडी में पहले से करनी है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पर आयंस क्या है और उनके अकॉर्डिंग सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट को फिल करना होता है। तो द नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हो, द आयंस कमिंग फ्रॉम salt bridge should not be reactive with ions of electrolytic solutions of both half cells. दोनों हाफ सेल्स में इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस हैं उनसे रिएक्शन करने वाले नहीं होने चाहिए, और आप एटलीस्ट ये तो कह सकते ही हैं कि दैट इज शुड नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट और गैस, और यू कैन से शुड नॉट चेंज concentration of electrolytic solutions. हमें ऐसे सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट यूज करने हैं जिसके आयंस जो सॉल्ट ब्रिज से मिल रहे हैं वो रिएक्टिव नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल आपको समझा दिया, आप समझ गए होंगे, इसका मतलब इसको और एक अलग लैंग्वेज से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल KCl can't be used in salt bridge, हम KCl का सॉल्ट ब्रिज में यूज नहीं कर सकते एक ऐसे सेल के लिए, फॉर अ सेल which has Ag/Ag प्लस एनोड, जिस पर इलेक्ट्रोड जो है सिल्वर का हो, Ag प्लस एनोड हो, इसके लिए हम KCl यूज नहीं कर सकते। मैंने ये नहीं कहा हम KCl यूज करेंगे ही नहीं, हम KCl और अदर सेल्स के लिए यूज करेंगे। दैट इज द सिलेक्शन ऑफ सॉल्ट इन सॉल्ट ब्रिज, हमें इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए करना होता है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हो कि अगर आपको सिलेक्शन करना हो किसी इलेक्ट्रोलाइट का, किसी सॉल्ट का सॉल्ट ब्रिज में भरने के लिए, तो आप क्या क्या प्रॉपर्टीज ध्यान रखोगे। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, दोनों आयंस की मोबिलिटी बराबर हो, और नंबर 2 कि ये रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर गाइस? इसके बाद हम इसमें लास्ट स्टेप देखते हैं कि ये सॉल्ट ब्रिज जो था इसके बेनिफिट्स क्या थे, हम लोग पढ़ चुके हैं, और हम इसको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं जिससे हमें वापस रिवाइज करना हो तो हम उसको पढ़ सकें।
तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, बेनिफिट्स ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अगर मैं सॉल्ट ब्रिज के बेनिफिट्स की बात करूं तो सबसे पहला बेनिफिट तो यहाँ पर क्या है वो आप देखें। जब मैं कोई एक सेल डिजाइन करता हूं, कंप्लीट सेल, तो मैं वहां पर दो वेसल्स लेता हूं, जिसमें एक पर एनोड होता है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिपे है, एक में कैथोड, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैं एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू ऐड कर देता हूं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दैट इज करंट फ्लो होती है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ये करंट फ्लो नहीं होगी अगर आप फिजिक्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सोचें तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर दोनों एंड्स आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये सॉल्यूशन अलग है और ये पार्ट अलग है। और करंट फ्लो होने के लिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स को नॉन स्टॉप फ्लो होने के लिए एक क्लोज्ड सर्किट चाहिए। तो इस सर्किट को क्लोज करने के लिए, दैट इज सारे चार्ज पार्टिकल्स एक कांटेक्ट पर हैं, चार्ज मूवमेंट है वो एक क्लोज सर्किट में हो, इसके लिए मैं यहाँ पर जैसे सॉल्ट ब्रिज ऐड करता हूं तो इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इन आइंस का मूवमेंट, दैट इज चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और उस समय इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है, यहाँ पर आपको याद रखना, ये होती है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। हम इस पूरे पार्ट को, ये जो मैंने आपको मेंशन किया यहाँ पर, इस पार्ट को हम यहाँ पे कहीं ना कहीं इनर सेल बोल देते हैं, मतलब सेल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और आउटर सर्किट में डायरेक्शन है वो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इज दैट क्लियर गाइस? तो यहाँ पर इस एनोड पर सॉल्ट ब्रिज में से एनाइंस मूव करते हैं, यहाँ पर कैटाइंस मूव करते हैं, और दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल रखते हैं। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इस सॉल्ट ब्रिज का सबसे पहला काम तो है कि ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को पूरा कर रहा है, और करंट यहाँ पर कंप्लीटली अपने सर्किट में फ्लो हो रही है। आप देख सकते हो यहाँ से इस तरह से डायरेक्शन है करंट की, ये लूप बना और इस तरह से डायरेक्शन है। हियर द डायरेक्शन इज आउटर सर्किट में फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और इनर सर्किट में फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और ये इस लूप में करंट को हम अब शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंस मैं यहाँ पे यही मेंशन करता हूं, इट कंप्लीट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है। और ये जरूरी क्यों है? करंट नॉन स्टॉप फ्लो होती रहे, इसके लिए। नंबर 2, दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है सॉल्ट ब्रिज का, कि इसके लगाने से मुझे इन दोनों सॉल्यूशंस को आपस में ऐड नहीं करना पड़ा, जिसकी वजह से लिक्विड का जंक्शन या उस पर एक अपोजिट पोटेंशियल क्रिएट नहीं हुआ। तो इट मींस हम ये कह सकते हैं इसका दूसरा इंपॉर्टेंस, ये हमने लगाया इसलिए था टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड जंक्शन एंड to develop या डेवलपिंग ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को मैं यहाँ पे एब्रिवेट कर देता हूं LJP। तो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होने से, दैट लिक्विड जंक्शन को बनने से रुकता है, क्योंकि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या करता है, विच डिक्रीजेस सेल पोटेंशियल, ये सेल पोटेंशियल को डिक्रीज करता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेल पोटेंशियल के अपोजिट होती है। तो इससे अवॉइड करने के लिए, एलजेबी को अवॉइड करने के लिए मैं सॉल्ट ब्रिज का यूज करता हूं। थर्ड एंड फाइनल इंपॉर्टेंस जिसको हम इसको समराइज कर सकते हैं यहाँ पर, वो है इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है ये ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस
ऑफ बोथ हाफ सेल्स, जो दोनों हाफ सेल्स हैं, दोनों जो वेसल्स हैं, एनोड और कैथोड वेसल्स, इन दोनों के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर ये न्यूट्रल नहीं होंगे तो फर्दर रिडॉक्स रुक जाएगा। ऐसा हमने इसकी वर्किंग के टाइम पर पढ़ा भी था। तो इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस ऑफ बोथ हाफ सेल्स टू अवॉइड, इससे क्या होता है बेटा? इससे रिडॉक्स कंटिन्यूस चलता रहता है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन को स्टॉप होने से रोक देता है। आप इसको एक अलग लैंग्वेज में भी आप इसको बोल सकते हो, सो दैट रिडॉक्स और सेल रिएक्शन कैन प्रोसीड नॉन स्टॉप, ये लगातार सेल रिएक्शन चलती रहे और हमें करंट मिलती रहे। इज दैट क्लियर? ओके गाइस, आज के टॉपिक के लिए इतना काफी है। आप इसे अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ें। इसके आगे हम कल कंसंट्रेशन सेल्स को स्टडी करेंगे और ये टॉपिक आपका एक गैल्वेनिक सेल पहला पार्ट फिनिश हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट पार्ट हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फाइनली हम इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस को स्टडी करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।